कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं छनता है और माइक्रोमोलिक्यूल छन जाता है। क्या एनालिसिस फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी इसको हमने नहीं किया है, उससे पहले हमने क्या किया है? फॉर बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन ये बात मैंने क्यों बताया पहले, उसके पीछे रीजन है। देखो, आपसे मैंने बायो मैक्रोमोलिक्यूल में नाम लिखवाए थे, कौन कौन से? बोलो भाई, कौन कौन से थे? नाम बोलो। प्रोटीन एंड पॉली पेप्टाइड, और क्या था बोलो? मुझे याद नहीं है, बोलो। कार्बो, आई थिंक कि कार्बोहाइड्रेट मैंने गलत लिख दिया। यू शुड राइट पॉलीसेकेराइड, डोंट राइट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को काट दो, पॉलीसेकेराइड जल्दबाजी में लिखा गया था। डोंट राइट कार्बोहाइड्रेट, यू मस्ट राइट पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट मत लिखो, क्या लिखो? पॉलीसेकेराइड। और क्या था? न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, और क्या था? लिपिड्स ना, और कुछ भी था? नहीं, मैक्रो में, मैक्रो में और कुछ नहीं था। यही कर, देखो सुनो ध्यान से, जल्दबाजी का नतीजा था वो, और कुछ नहीं। देखो, अगर आपने जैसे कि ये लिया, और सुनो ध्यान से सुनो, और यहाँ पे क्या रख दिया? कॉटन। ये है कॉटन, जल्दबाजी में करना चाहिए था वो। और यहाँ पे थिक स्लरी है, तो यहाँ पे जो आएगा इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो। तो इसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा, जल्दबाजी में मैंने कल लिख दिया था बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, और ये क्या होगा? बायो जो बचा हुआ रह जाएगा उसको क्या कहेंगे? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में आपको लिखना है बस ये चार, क्या क्या? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, दूसरा लिखेंगे पॉलीसेकेराइड, और तीसरा लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड। इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ जल्दबाजी में हो गया था। और लिपिड, और लिपिड में लगा लेंगे स्टार। बायो माइक्रोमोलिक्यूल में बाकी सारे लिखेंगे, अमाइनो एसिड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, उसको सही कर लीजिएगा, ओलिगो या दूसरा बना लीजिए, ओलिगोसेकेराइड, डाइपेप्टाइड, विटामिन्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजिनस बेस एंड मिनरल्स। मिनरल्स, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल, मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? देखो सुनो प्लीज लिसन। तो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या है? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ चार होते हैं। पता नहीं क्यों जल्दबाजी में मैंने लिख दिया था। बायो माइक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या होगा? अमाइनो एसिड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइपेप्टाइड, विटामिन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस एंड मिनरल्स। अब देखो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, तो मैं उसके अंदर अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये है ऑर्गेनिक, ये है ऑर्गेनिक, ये है ऑर्गेनिक, ये है ऑर्गेनिक, ये
सब, सिवाय मिनरल को छोड़ दो। और मिनरल का मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब। मिनरल को छोड़ दो तो सब हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो लिविंग बीइंग के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं? बायो मैक्रो या बायो माइक्रो? बोथ। लेकिन बायो मैक्रो इज ऑलवेज ऑर्गेनिक एंड बायो माइक्रो इज बोथ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। ये कौन सा है? इनऑर्गेनिक। ये क्या है? इनऑर्गेनिक। तो आपको कहा जाए कि इन लिविंग बीइंग बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑर्गेनिक, ऑलवेज ऑर्गेनिक। ये बात बिल्कुल भूलने लायक नहीं है, ऑलवेज ऑर्गेनिक। वेयर एज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल इज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल इज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब आप मोर न्यूमरस कौन है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल? देख के भी बताएं। आपके बुक में लिखा है थाउजेंड्स ऑफ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल फाउंड, बताएंगे कहाँ लिखा हुआ है। तो आपको पहले तो ये बात याद रखना है कि लिविंग बीइंग में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल भी है और बायो माइक्रो और बायो, हाँ अच्छा, अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइपेप्टाइड, विटामिन्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस, मिनरल्स। एक बार और पढ़ देता हूँ, देखो। अमाइनो एसिड, दूसरा मोनोसेकेराइड, तीसरा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा डाइपेप्टाइड, चौथा विटामिन्स, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, छठा न्यूक्लियोसाइड, सातवां नाइट्रोजनस बेस एंड आठवां मिनरल्स। मिनरल्स में कौन इनऑर्गेनिक होता है, बाकी सारे ऑर्गेनिक है। अब ये बताओ आपको क्या लगता है, अगर हमने कोई भी लिविंग स्पेसिमेन लिया, लिफ लिया या लीवर लिया, तो उसमें सिर्फ मिनरल ही तो है, इनऑर्गेनिक प्लस सिर्फ मिनरल और वाटर, मिनरल वाटर भी होगा, मिनरल एंड वाटर ही तो है। तो बताओ लिविंग बीइंग में अगर वाटर को हटा दो तो ऑर्गेनिक ज़्यादा है कि इनऑर्गेनिक ज़्यादा है? देख के पता चल रहा है। अगर वाटर मान लो अपने पूरे लिविंग बीइंग से वाटर जितना भी है सबको निकाल लो, लिविंग बीइंग में वाटर जितना है सबको निकाल लो, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कंपेयर करोगे तो कौन ज़्यादा दिखेगा? ऑर्गेनिक। और इन जनरल कितना परसेंट ऑर्गेनिक? तो डिपेंड अपॉन स्पेसीज टू स्पेसीज, बट मोस्टली 90% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कितना परसेंट? 90%। ठीक है ना? कैसे? अभी इसका कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, ठीक है ना? लिविंग में 90% क्या होता है? ऑर्गेनिक, और 10% ही होता है इनऑर्गेनिक। कैसे? अभी करेंगे। हो गया ये? उधर वाला तो हो गया ना? ये हो गया ना? ये तो हुआ नहीं होगा। अब आप क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या एक्सपेरिमेंट करना है? तो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट्स है, मतलब आप लोग कर भी सकते हो लेकिन करोगे नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन हमारे बुक में ये एक्सपेरिमेंट दिया है। टेक अ फ्रेश लीफ, सॉरी फ्रेश लीफ एंड वेट इट, वेट इट, और मान लो इसका वेट जो है 5 मिलीग्राम। कितना? एक ताजा पत्ती लो और उस पत्ती का वेट करो, और मान लो ये वेट कितना है? 5 मिलीग्राम। कितना ग्राम? 5 मिलीग्राम। अब पहला काम तो ये किया, दूसरा काम ये करो, ड्राई दिस लीफ फॉर 3 to 5 days in
सनलाइट। 3 से 5 दिन तक सनलाइट में खूब ड्राई करा, एकदम गर्मी के मौसम में, बिल्कुल खतरनाक वाला गर्मी, मई वाले जून वाले गर्मी में 3 से 5 दिन तक। तो लीफ का सारा पानी क्या हो जाएगा? ऑल वाटर विल गेट इवेपोरेटेड, ऑल वाटर विल गेट इवेपोरेटेड। अब लीफ में पानी बचेगा नहीं, ये हटा दूं? लिख लिया नाम? लिख लिया रे सबने? वेरी गुड। तो अब आपने लीफ को पूरी तरह से सुखा दिया, और सूखा हुआ लीफ कैसा दिखता है? हरा दिखता है या ऑलमोस्ट आप कह सकते हो स्लेटी या काले रंग का दिखता है? क्यों? हाँ ब्राउन। तो इसमें ब्राउन कलर कौन सा है? मुझे नहीं बताओ, मुझे नहीं मालूम ब्राउन कलर कौन सा है। इसमें ब्राउन कौन सा है? व्हाइट, ये वाला। चलो, तो लीफ ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि उसका जनाजा निकल गया है। ये ऐसा निकल ही जाता है। अब इसका क्या करो? नाउ वेट द लीफ। अब इसको वेट करोगे, वेट द लीफ, तो इसका वेट आएगा 0.5 मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम? फ्रेश लीफ का वेट कितना था? 5। और जब आपने उसको ड्राई कर दिया तो कितना है? 0.5। तो कितना इसमें अमाउंट ऑफ वाटर रहा होगा भाई, बताओ? हाँ, तो पानी ही तो इवेपोरेट हुआ, दूसरा कुछ तो निकला नहीं। तो इस पॉइंट नंबर 4 में लिखो अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। तो कितना होगा? तो 5 माइनस 0.5 मिलीग्राम कितना होगा? 4.5। तो अब 5th नंबर में लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर। कितना होगा? टोटल लीफ में परसेंटेज ऑफ वाटर कितना रहा होगा? 4.5 अपॉन 5 इंटू 100, 90%। तो लीफ में 90%। लेकिन अगर यही काम लीवर में करोगे इंसान के, तो उसमें आएगा 62 से 65%। तो अलग अलग लिविंग स्पेसिमेन में कोई जीरोफाइटिक प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट समझते हो ना, जो मतलब कि रेगिस्तान वाला प्लांट जो है, उसके स्पेसिमेन को लोगे तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर आएगा 55 से 50%। तो डिपेंड अपॉन स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन, अमाउंट ऑफ वाटर जनरली वेरी फ्रॉम 60 टू 90% इन लिविंग। तो समझ में आया बात? ये लीफ जो था ना, ये कौन से हम लोग के जैसे एरिया था जहाँ पे पानी का ठीक ठाक क्वांटिटी होता है। अगर जीरोफाइटिक एरिया, अब वही एक्वेटिक प्लांट लोगे तो हो सकता है 95% उसके लीफ में पानी हो। तो डिपेंड अपॉन स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन, द अमाउंट ऑफ वाटर इन लिविंग बीइंग जनरली वेरी फ्रॉम 60 टू 90%। हम लोग की बॉडी में कितना परसेंट होता है? 60 टू 70%, 60 टू 70%। तो डिपेंड अपॉन, अब इससे क्या पता चला? इससे हम लोगों को क्या इन्फ्लुएंस निकला? डिपेंड अपॉन स्पेसिमेन amount of water in living being vary from 60 to 90%, 60 to 90%। depend upon specimen, depend upon specimen, ठीक है ना? स्पेसिमेन कहाँ से हमने लिया है? डिपेंड अपॉन स्पेसिमेन, अमाउंट ऑफ वाटर इन लिविंग बीइंग वेरी फ्रॉम 60 टू 90%। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इस वेट को कौन सा वेट कहते हैं? ड्राई वेट। ये वाला वेट कौन सा वेट कहलाता है? ड्राई वेट। तो ब्रैकेट में लिख लो ड्राई वेट। जब हम जैसे एक इंसान को क्या करो, छत पे बांध दो एक पिलर में अप्रैल के महीना में, दूसरा तुमको बांध दिया जाए छत पे अप्रैल के बिगनिंग में, और पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून छोड़ दिया जाए, और उसके बाद फिर तुम्हारा वेट किया जाए, तो तुम्हारा मान लो अभी 50 किलो वेट होगा, तो उसको कितना किलो होगा? सिर्फ 20 किलो। क्यों? क्योंकि 30 किलो तुम्हारे बॉडी में क्या है? पानी। ह्यूमन बॉडी में जनरली 60 to 70%
पानी है। अगर मान लो 60% हमने पानी माना तो 30 किलो पानी तो 20 किलो। तो अगर मान लो मेरा वेट ऐसे 70 kg के करीब है तो मेरे में पानी कितना है 42 kg। पानी कितना है 60% और बाकी का दूसरा सॉलिड माल है। सॉलिड माल सिर्फ कितना है 42 प्लस 28 ना 70 होगा। 28 kg ही मेरा सॉलिड माल है। 42 किलो कौन सा है पानी ही पानी। समझ रहे हो बात को। अब मोहित सर मान लो तुम्हारे 80 किलो के हैं तो उनमें पानी कितना है 48 किलो अराउंड। अब बाकी सब दूसरा माल। समझ रहे हो बात को। तो डिपेंड अपॉन स्पेसिमेन अमाउंट ऑफ वाटर इन लिविंग बीइंग वेरी फ्रॉम 60 to 90। अब आ जाओ पर ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट सेकेंड। ये है एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे वो था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट सेकेंड क्या करेंगे। take a vessel which is coated with non-oxidizing substance। take a vessel सबसे पहला क्या कम करेंगे take a। अरे बर्तन के लिए अंग्रेजी क्या होता है यूटेंसिल या कुछ और। take a utensil which is coated with नॉन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस नॉन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। अब यहाँ पे किसका कोटिंग है बेटा नॉन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस का। क्यों अभी समझ में आएगी। इस पे कोटिंग है आता है ना कौन सा बर्तन जिसमें नॉन स्टिकी। हाँ तो वैसे ही यहाँ पे ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग कोटिंग है। अब इसमें ले लिया किस आपने क्या वही ड्राई लीफ। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के बाद करेंगे टेक द ड्राई लीफ हेयर इन इट। थर्ड अब इसमें आग लगा दोगे बर्न इट कंप्लीटली। बर्न इट कंप्लीटली। और जली को क्या कहते हैं राख कहते हैं। सुना है दाइले। हाँ और बुझी को हाँ जो भी कहते हैं। तो ये जली है और यहाँ पे बच गया अब राख। ड्राई बर्न इट कंप्लीटली कंप्लीटली। उसके बाद लिखेंगे ओनली एस लेफ्ट इन वेसल। लेफ्ट इन वेसल। अब ये है एस। जल गया तो क्या बचा जल गया तो क्या बचा राख। जली को राख कहते हैं। और पूरी तरह से जला। क्यों नॉन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस लिया है पूरा ताकि बर्तन का कोई पार्ट नहीं जले उसमें। नहीं तो वो भी जल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। हमें सिर्फ जलाना है लिविंग बीइंग के स्पेसिमेन को। तो किसको जला रहे हैं अभी एनसीईआरटी मत पढ़ो बेटा। एनसीईआरटी क्या एक वर्ड याद कर देंगे घबराओ मत। ठीक है ना। तो हमको लीफ को जलाना है ड्राई लीफ को। अगर ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बर्तन रहेगा तो वो भी जल जाएगा तो उसका भी पार्ट उसमें आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग नॉन ऑक्सीडाइजिंग लेते हैं। ओनली एस लेफ्ट इन वेसल विद द एस विद द करो विद द एस। तो आपको एस का वेट करोगे तो आएगा 0.05 मिली। जलता क्या है जलता क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक। इतना तो केमिस्ट्री आती होगी। जलता ओनली तो बचा हुआ एस में क्या होगा इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो एस है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो लिखो एस है ओनली स्टार लगा के लिखो एस है ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्लूडिंग लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। इंक्लूडिंग वाटर। वाटर भी होता है इसमें बताना तुम लोगों को इंक्लूडिंग वाटर। और एस कितना है 0.05 ग्राम। तो ये बताओ जला क्या है ऑर्गेनिक। तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होगा
ड्राई लीफ का वेट कितना था? ड्राई लीफ का वेट कितना था? 0.5 ग्राम। क्या कितना था? ड्राई लीफ का वेट कितना था? 0.5 ग्राम। 0.5 माइनस 0.05 मिलीग्राम, तो कितना हो जाएगा? 0.45 मिलीग्राम। हो गया कि नहीं रे? तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस यही तो होगा ना, तो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकालो। इतना तो तुम लोग कर सकते हो ना। कितना आएगा? कितना आएगा? नहीं निकाल पाओगे तो निकालो। अबे तो ड्राई लीफ था, ड्राई लीफ का वेट कितना था? अरे मेरा, मुझे तुमने सुखा दिया छत पे, इसको छोड़ो, गोली मारो। मुझे छत पे मेरे पे गुस्सा आ गया, जैसे कल यूसरा को दोष मिला, अब इसको गुस्सा आ गया, मैं अकेले में मिलूंगा तो पक्का ये मुझे छत पे कहीं बांध देगी। अप्रैल के महीने में कहीं छोड़ दो, अब छोड़ दो कितना, तो पूरा अप्रैल, पूरा मई। इसको इस बात का भी ये नहीं रहेगा थोड़ा भी फिक्र की है हमारे अब्बा के छोटे भाई हैं, इस बात की भी इसको फिक्र नहीं रहेगी। बस इसको इस बात की फिक्र रहेगी, अरे सर ने मेरे अब्बा को मेरी शिकायत लगा दी। अब तो मैं आजकल इतना इंटॉलरेंस डेवलप हो गया ना कि बच्चे माँ बाप को जान मार देते, तो मैं तो टीचर हूँ। नहीं सच में डेवलप हो चुका है। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट्स, और कोई नहीं। बच्चों को इतना बाबू और सोना करके पालता है ना, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को बाबू सोना कहता है, माँ बाप भी बाबू सोना आजकल बना दिए हुए है बच्चों को। मारो 4 लाख सही हो जाए बच्चा जैसे गलती करे, और क्या। इतना नहीं, अब इतना उनको लाड प्यार में आप पालेंगे तो वो इंटॉलरेंट होगा, बिल्कुल होगा। लाड प्यार ज़्यादा ठीक नहीं है, लाड प्यार ज़्यादा ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बस लिमिटेड लाड प्यार है, ठीक है ना। मेरे बच्चे मुझसे बहुत एकदम, मेरे आंख से एकदम उनका हवा छत पे बांध दिया। कब? 1 अप्रैल को, और छोड़ दिया, और वहां पे ताला लगा दिया छत पे। अब पूरा अप्रैल मैं सूख रहा हूँ, पूरा मई सूख रहा हूँ, पूरा जून सूख रहा हूँ। अब जुलाई में 1 जुलाई को जाके करे कि अब तो एविडेंस मिटाना, मर मुर गए हैं। तो मेरा वो वेट था उस वक्त 70 किलो। अब जून में मारने से पहले मेरा वेट कर रही है, तो वेट कर रही, तो मेरा वेट आ रहा है 28 किलो। तो वो कौन सा वेट हुआ? ड्राई वेट। अब उस 28 किलो में इसने क्या किया? पेट्रोल छिड़क दिया पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक, और आग लगा दी। अब जलने के बाद क्या बचेगा? राख। और 28 किलो का राख 90% कितना होगा? बताओ जल्दी से, मुझे नहीं करने कैलकुलेट करने आता है। 28 kg का 28 kg का 90% कितना होगा? बोल भाई। भाई बहुत बकलोल सब है। 2.8 कम कर दो ना 28 में से, 10% कम कर दो तो 90% अपने आप निकल जाएगा। तो 28 माइनस 2.8 कितना हो जाएगा? तो उतना जल गया। अब बचा कितना? सिर्फ राख कितना बचा? 2.8 kg। अब इसको एविडेंस मिटाना आसान हो जाएगा कि नहीं? आई एम नॉट टीचिंग अबाउट द डूइंग क्राइम। हाँ, एविडेंस मिटाना आसान हो जाएगा कि नहीं? 28 kg को फेंकना और कहीं छुपाना मुश्किल है, अब 2.8 kg राख है, तो उसको आसानी से ये कहीं छुपा देगी, मामला एविडेंस खत्म। आई एम नॉट टीचिंग अबाउट द डूइंग क्राइम, आई एम जस्ट टीचिंग अबाउट द ड्राई वेट एंड ऑर्गेनिक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक। तो बताओ, हम जो मुझे जब जलाई है तो बचा क्या? 2.8 kg। और वो क्या है? राख। उसमें क्या है? खाली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। खाली क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेरे में कितना था? 90%। ऑलमोस्ट सब लिविंग बीइंग में ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है? 90%। यहाँ भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होगा? तो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होगा? बोलो, कैलकुलेट नहीं कर सकते? 0.45 अपॉन 0.5 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? तो किसी भी लिविंग स्पेसिमेन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑलमोस्ट फिक्स होता है कितना? अराउंड में। समझ में आया कि नहीं रे? ये फर्स्ट क्लास का मैथमेटिक्स है नहीं? आ गया ना? तो ऐसे कहे बैठे हो रे, नानी अम्मा के घर में हो, मानेंगे मुंह तोड़ देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है किसी भी लिविंग बीइंग के स्पेसिमेन में? 90%। ये ध्यान रखना है। परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन एनी लिविंग स्पेसिमेन कितना होगा? 90%। 0.45 अपॉन 0.50 इंटू 100, तो कितना हो गया? 90%। ये याद रखना, परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन एनी लिविंग बीइंग, मैं लिख देता हूं अलग से।
इन एनी लिविंग बीइंग अराउंड 90%। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर वेरिएबल होता है 60 to 90%। लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? फिक्स। कितना? अराउंड 90%। अब जो राख है, राख का केमिकल एनालिसिस करेंगे। तो राख में ऑर्गेनिक मिलेगा कि इनऑर्गेनिक? और उसमें जो मेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है ना, उसको कहते हैं, सुनो, जो बचा हुआ राख है, अब यहाँ जो बच गया है राख है, ऐश्वर्या राय जो बच गई है, इस ऐश्वर्या राय का केमिकल एनालिसिस करोगे ना, तो इसमें जो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा उसको कहते हैं हम लोग क्या? रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और उनके नाम आपको याद रखने हैं। इसमें जो जो बच जाएगा ना, उसमें से मेन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो लिखेंगे, ये तो लिख लिया होगा ना, तो लिखोगे एनालिसिस ऑफ एस सो रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और वो है, उसके लिए एक निमोनिक है, सोप काम प्लस क्या बताता हूं। सो स्टैंड फॉर सोडियम, पी स्टैंड फॉर पोटेशियम। अबे सिंबल नहीं है रे बकलोल साहब, निमोनिक है कैल्शियम, मैग्नीशियम और कुछ और, क्या? सल्फेट, बाइकार्बोनेट, वाटर, कुछ और भी एक आध। और क्या है? देखो टेबल 9.2, टेबल 9.2 एनसीईआरटी का खोलो, टेबल 9.2। ये क्या हो गया? क्यों नहीं खुल रहा? 12 मुझे भी इसमें था। सोडियम क्लोराइड भी है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, बाइकार्बोनेट नहीं लिखा है। जो लिखा है वही लिखो, जो लिखा है वही लिखो। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट लिखा है, सल्फेट एंड फॉस्फेट प्लस वाटर। वाटर नहीं लिखा है? लिखा है ना, हाँ, एंड वाटर। ठीक है, तो प्लस प्लस का मतलब दूसरे सब्सटेंस, प्लस प्लस का मतलब, तो देखो सोप काम, याद रखने का तरीका है, सोप काम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्लस प्लस में वाटर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इसके साल्ट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो इसको हम पूरे को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। यही क्वेश्चन आता है, या रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग बीइंग। क्या क्वेश्चन आता है? रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक। तो ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। इसमें 5 टेबल है, पांचों के पांचों टेबल याद करना है आपको। तो ये दूसरा टेबल 9.1 हमने ऑलमोस्ट याद कर लिया है। अब टेबल 9.2 है, क्या? रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक। सोप काम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट के साल्ट और सोडियम क्लोराइड, ये सब रिप्रेजेंटेटिव। तो आपसे सीधे आता है कि विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग बीइंग। तो आपको ये याद रहेगा तब ना, कौन सा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके अलावा कंपाउंड्स में कौन से? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट के साल्ट, फॉस्फेट के साल्ट और वाटर। तो राख में ये सब चीज देखा जाता है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये मेनली देखे जाते हैं। कोई दिक्कत? अब इनमें से इन ह्यूमन बीइंग विच रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज मैक्सिमम? वाटर फॉलोड बाय कैल्शियम, वाटर फॉलोड बाय कैल्शियम।
वाटर तो भाई 60% के करीब है, फॉलोड बाई कैल्शियम। अगर मिनरल्स, विच मिनरल इज मैक्सिमम इन ह्यूमन बीइंग? कैल्शियम। विच एलिमेंट इज मैक्सिमम इन ह्यूमन बीइंग? ऑक्सीजन। सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट कार्बन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? हाँ यूसरा खड़ी हो जाओ, अब तुमको परवाह के नहीं, तुम्हारे पीछे उसको परवाह के हम छोड़ेंगे। चलो खड़ी हो जाओ। कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का? 65। कितना परसेंट? बैठ जाओ बेटा, 65। तुम खड़ी हो जाओ। हाँ नहीं नहीं, ये अकेली लड़की है। अरे तुम्ही को बोलो, खड़ी हो जाओ। ये बताओ नॉन अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज? चुप। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज? 46.6%, यही ना? 46.6%। तुम बहुत चपर चपर बोलती है, तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। नहीं नहीं तुम्हारे आगे, हाँ ये चपर चपर है, इसका नाम ही हम रख देते हैं चपर चपर। हाँ चपर चपर, खड़ी हो जाओ। अरे वही तुम खड़ी हो, हाँ तुम वो चपर चपर बोलती है। हाँ बताओ, हाइड्रोजन कितना परसेंट लिविंग बीइंग में? देखो ये चपर चपर को याद रहता है ऐसे, गुड, वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, 9.5%। तुम बता रहे हाइड्रोजन नॉन अर्थ क्रस्ट में कितना? हाँ 0.14%, 0.14%। तुम खड़ी हो जाओ है, ब्लू शर्ट खड़ी हो जाओ। हाँ सल्फर लिविंग में और अर्थ क्रस्ट में, ह्यूमन में, उधर नहीं, हाँ सीधे। ह्यूमन में सल्फर कितना और अर्थ क्रस्ट में सल्फर कितना? 10 टाइम का रिलेशनशिप है। कल क्लास में थी? क्यों नहीं थी? कहाँ बाहर? आउट ऑफ स्टेशन? स्टेशन के बाहर, उस पार? चलो स्टेशन के उस पार थी। हाँ जी, ये क्या है इतना पैसे बैठी हुई है रे? खड़ी हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्ही को बोला, हाँ तुम्ही को, हाँ नाम क्या है? हाँ तुम्ही, रे क्या है पीछे देख रही, खड़ी हो जा। नाम क्या है? नाम याद है? नाम याद है क्या? जो भी नाम है, हमको सुनाई नहीं दिया। चलो बताओ, कैल्शियम लिविंग में कितना परसेंट, ह्यूमन में कितना परसेंट? क्यों कल क्लास में थी? कल क्लास में थी? हाँ एब्सेंट थी? 1 पॉइंट, ठीक बोल रही है, ठीक बोल रही है ना? है, खड़े हो जाते। अर्थ क्रस्ट में कितना है कैल्शियम? दिल में आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है। डायलॉग है ना, कौन सा मूवी का? सलमान खान के किक का, मैं समझ, दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं, ऐसा कुछ है ना? ऐसे जो भी है व्हाट्सएवर। हाँ बोलो। अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में दफना देंगे 0.6 बोलोगे तो। 3.6%। बेटा याद होना है, देखो उतना के बाद भी अगर बजा जाओ। चलो तो ये आपको याद होना है, सुन लो। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो अब एनसीईआरटी के बुक में इसी बात को देखो यहां से यहां तक किया है। सुनो, कुछ पॉइंट्स इसमें होंगे जो मैं वहां पर समझा दूंगा। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तो सब जानते हो ना। नाउ क्वेश्चन इज इन आवर ऑल लिविंग मेड अप ऑफ सेम केमिकल, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। यू आर, अब ये क्लास 12 में पढ़ोगे। If we perform such a plant, animal tissue or microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, several other, and their respective content per unit mass of a living। हमने देखा ना कि अलग अलग परसेंटेज है अलग अलग में अलग अलग एलिमेंट का। If the same analysis performed on a piece of earth crust is an example of non-living, we obtain a similar list। इससे क्या पता चला कि लिविंग में और नॉन लिविंग में सिमिलर एलिमेंट्स है, भले उनका परसेंटेज अलग अलग है। याद है ना? याद है कि नहीं है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। हाँ तुम खड़ी हो जाओ अपने पैरों पे। हाँ बोलो, अर्थ क्रस्ट में सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो ऑक्सीजन कहाँ निकलता है? सिलिकॉन। कितना परसेंट? 27.7%। तुम खड़ी जाओ। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, कार्बन। कितना परसेंट? 9 का टेबल पढ़ो, 18.5। ठीक है ना? चलो बैठ जाओ। तो आप देखो वही बात लिख रहा है,
If the same energy on a piece of an example non-living thing obtains similar, what are the difference between the two lists? The absolute no such difference could be made out. दोनों में एक तरह का है लेकिन परसेंटेज डिफरेंस है. All the element present in sample of water are also present in a sample of. However, a closure can reveal that the relative abundance of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur is more in living being and less in earth crust. Jones. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. And sulfur का ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट के कंपेयर में कितना परसेंट ज्यादा है? कितना गुना? 10 टाइम. एंड सल्फर और कार्बन दोनों अर्थ क्रस्ट में 0.3%. देखो ऐसे घर पे पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, क्लास में अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो याद जा रहे आसानी से होगा. चलो, if we can continue asking the same way, the what type of organic compound are found in living, how does one go about finding that? To get the answer one has to perform a we can take my living tissue जैसे कि कोई भी and grind it in the मोशन पेशल कहानी सब याद है. we obtain a thick saliva. if we are to strain this through a cheese cloth or cotton, strain का मतलब उसके जरिए फिल्टर कर रहे हैं डाल के या ऐसे निचोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना. we could obtain two fraction. one is called filtrate or more technically acid soluble pool and the second is written or acid insoluble. यार है ना, सारी कहानी बता चुके हैं. Scientists have found thousands of organic compound. हमने बताया था ना, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में thousands, माइक्रो में सिर्फ 4 और माइक्रो में तो लिखो अपनी नोटबुक में लिखो. इन acid soluble pool there are thousands of organic substance. Thousands of organic substances. In acid soluble pool there are thousands of organic substances. acid insoluble pool में इसके आगे लिखो in acid insoluble pool there are only four type of ऑर्गेनिक सब्सटेंस. कौन कौन सा? तो पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड. फर्दर भी उसके बारे में पढ़ेंगे. अब देखो, ये केमिस्ट्री में जब तुम लोग ग्रेजुएशन भी नहीं मास्टर करोगे ना तो पढ़ोगे कि कैसे एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अभी तो हम जानते हैं कि ठीक है, हमने मान लिया कि उसमें अमीनो एसिड है, उसमें ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, नाइट्रोजनस बेस है, मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है. लेकिन कैसे उसको स्पेसिफिकली हम पता करेंगे कौन कौन सा किसमें है, उसके लिए वही बात लिखता है कि इन हायर क्लासेस you will learn about how to analyze the living thing and identify a particular organic. तो ये अभी की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात है, तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना. It will suffice to say here that one extract the compound, then subject the extract to various separation technique. ये क्लास 12 में केमिस्ट्री में पढ़ोगे. till one has separated a compound from all other compounds. कैसे? क्लास 12 में मोहित सर क्वालिटेटिव एनालिसिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे. In other words, one isolate and purify a compound. Analytical technique when applied to compound give us an idea about the molecular formula. मोलिकुलर फॉर्मूला जानते हो, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपसे कहा था किसका स्ट्रक्चर बनाया था? H2CO3. ये क्या हो गया? मॉलिकुलर फॉर्मूला. और इसी को ऐसे बना दो तो क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो ये कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिकुलर. और ये कौन सा है? स्ट्रक्चरल. तो अरे ये सब बात एनालिटिकल टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. तो किसके जरिए हमें पता चलता है? तो ये भी केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि एनालिटिकल टेक्निक के जरिए. वो भी क्लास 12 में नहीं पढ़ोगे, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे. एंड अबाउट द ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज. लेकिन क्या नॉन कार्बन कंपाउंड नहीं, वो भी कहलाता है लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में, और स्ट्रिक्ट सेंस की बात आगे लिखा हुआ है. However, living organisms have also got inorganic and compound in them. How do you know this? इसको क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे बायोमोलिक्यूल, लेकिन it is not a strict.
हाउ डू वी नो दिस, तो हम कैसे ये पता करेंगे कि इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है? तो वही जली को पहले सुखाएंगे, फिर जलाएंगे, और जो बच जाएगा उसमें पता लगाएंगे क्या ये है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो मेरे में कितना, मेरा राख कितना केजी होगा रे? 2.8 kg। समझ में ना कैसे सारी कहानी मालूम? तो पहले धूप में सुखाना होगा। और स्लाइटली वन वेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू से अ लीफ और लीवर एंड दिस इज कॉल्ड वेट। वेट देखो दो वेट होता है, एक होता है ड्राई वेट। फ्रेश वेट को क्या वेट कहते हैं? फ्रेश वेट का दूसरा नाम है वेट वेट। ये बात आपके बुक में है, मुझे ध्यान से बात नहीं, वेट वेट। तो 5 ग्राम क्या मिलीग्राम क्या है? वेट वेट। और सूखा हुआ वेट को क्या कहते हैं? ड्राई वेट। तो ये बात कोई बताने का नहीं है, लेकिन चलो लिख दिया हमने। And dry it. All the water evaporate. The remaining material give dry weight. Now, if the tissue is fully burned, all the compound are oxidized to gaseous form and are removed. What is remaining is called ash. The ash contain inorganic element like calcium. Inorganic compound like sulfate, phosphate is also seen in the. अब देखो ash में क्या क्या है? ये सब है। ash में क्या है? ये सब है। अब देखो आपने जब स्ट्रेन किया था किसको? ट्राइक्लोरोसिलिक एसिड में, तो नीचे में आया था मिनरल सारा, याद करो। उस मिनरल में क्या क्या है? सोप, ये सारी चीजें हैं, प्लस ये सब के सॉल्ट्स भी हैं। यही बात लिख रहा है यहाँ पे कि देयरफॉर कहाँ गया? हाँ, दिस एस contain inorganic element. Inorganic compound like sulfate, phosphate are also seen in the acid soluble fraction. Therefore, elemental analysis give elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While the analysis for compound give an idea of the kind of organic and inorganic constituent. Organic and, तो हमें यहाँ पे कौन सा कंस्टिट्यूएंट पता चल रहा है? इनऑर्गेनिक। और ऊपर में, ऊपर वाला जो टेबल है वो क्या दे रहा है कि भाई जब हम लें पूरा ड्राई में नहीं, एक लिविंग स्पेसिमेन में, जैसे इंसान में देखा तो इंसान में बिना ड्राई किए हुए, तो ये सब इस परसेंटेज में है। जैसे हमारे बॉडी में लिविंग स्पेसिमेन में देखोगे ना, अगर पानी को आप सुखा दिए तो ऑक्सीजन 65% नहीं आएगा, तब कम आएगा। ड्राई वेट में 65% नहीं आएगा। मेरी बात समझो, जब हमारा, अभी मैं लिविंग हूँ, अब मेरे कोई टिश्यू को लो या पूरी मेरे बॉडी में कोई भी टिश्यू को एग्जामिन करोगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज 65, लेकिन ड्राई वेट करो लोगे तो ऑक्सीजन 65% नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। वही बात लिख रहा है, वही बात यहाँ पे लिख रहा है कि that we got, however living organism have also got inorganic element and compound in them. How do we know this? ये सब हो गया। All the water evaporate, the remaining, ये भी हो गया, and remove this as हो गया। Elemental analysis give, अब ये elemental analysis अब केमिस्ट्री का चीज है। Composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While the analysis of compound give an idea of the kind of organic and inorganic constituent present in living tissue. From a chemistry point one can identify the functional group like last class में, पिछले फर्स्ट क्लास में बताया था। क्यों? ये बात समझ में आ रहा है ना? किसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो प्लीज लिसन, इस दोनों टेबल को पढ़ के, एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ? बेंजीन रिंग। तो इस टेबल दोनों को पढ़ के हमें क्या पता चला? सुनो, अभी तक जो हमने पढ़ा वही बात पता चला। सुनो, ये जो है ना, जब हमने ह्यूमन को, लिविंग ह्यूमन के क्या में जब डिफरेंट एलिमेंट का परसेंटेज देखा, किसका? हाइड्रोजन, कार्बन, तो ये परसेंटेज है, और अर्थ क्रस्ट में ये परसेंटेज है। लेकिन जब इसी कोई भी लिविंग बीइंग को जब पूरी तरह से ड्राई कर दिया, ड्राई करने के बाद उसको बर्न कर दिया, तो उसमें ये सब सब्सटेंस मिला, ये सब सब्सटेंस मिला। लेकिन क्या उसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब होगा? होगा, लेकिन बहुत कम होगा। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे लिविंग कंडीशन में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वाटर बहुत होता है, और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। जल गए तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लेकिन किस फॉर्म में है? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। कार्बन है, लेकिन किस फॉर्म में? कैल्शियम। बाकी कार्बन तो रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़े, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्या हो गया है? जल चुका। तो अगर इस स्पेसिमेन में अगर माइक किसी का ड्राई वेट है, उस ड्राई वेट में अगर आप कार्बन देखोगे तो क्या 18.5% मिलेगा? अरे हमको तुमने सुखा दिया, मैं 28 किलो का जब हो गया, तो अब मेरे में अगर कार्बन देखोगे तो क्या तुमको 18.5% मिलेगा? नहीं, मच लेस देन 18.5%, हो सकता है लेस देन 1% होगा, लेस देन
जब मैं 70 किलो का था, जब मैं 70 किलो का था तब 28 किलो का, तब भी आपको कार्बन अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन जब जला दिए, जब मेरे राख में कार्बन देखोगे तो लेस देन 1% होगा। मेरे राख में क्या होगा? लेस। और वो कार्बन किसके साथ होगा? कैल्शियम के कार्बोनेट के फॉर्म, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो सब जल चुका है। समझ रहे हो बात को? और ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से होगा? बोन के अंदर वाला, बोन में रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। गॉट द पॉइंट ना? तो आपसे मैं कहूं कि कार्बन हमारे बॉडी में किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में, प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में बहुत सारा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में बहुत थोड़ा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बोन में कैल्शियम हाइड्रोक्सी फ्लोरोएपेटाइट, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी। लेकिन यहाँ पे कार्बन बहुत कम है। मेनली किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? और तो आपसे पूछा जाए कि लिविंग बीइंग में कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड? तो दोनों में। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में कार्बन बहुत सारा है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में बहुत थोड़ा सा है। गॉट द पॉइंट? तो ये हो गया। अब देखो, इसके बाद जो हम लोग को टॉपिक, ये दोनों टेबल आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए। आप में से किसको याद है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज इन ह्यूमन एंड अर्थ क्रस्ट? किसको किसको याद हो गया है? किसको किसको याद हो गया है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा, उससे कम कौन सा, उससे कम कौन सा, और लिविंग बीइंग में कौन सा? किसी को नहीं याद है? यार कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस मुझे याद है, किसी ये तो याद होना चाहिए। अच्छा चलो मैं पूछ रहा हूँ, आगे अमाइनो एसिड है, उसको पढ़ने से पहले देखो, ऐसे याद हो जाएगा। आप देखो मत, मेरे साथ बोलो फिर देखना। ह्यूमन बीइंग में मोस्ट अबंडेंट कितना परसेंट? सेकेंड अबंडेंट कितना परसेंट? थर्ड अबंडेंट कितना परसेंट? फोर्थ अबंडेंट नाइट्रोजन। बिग फोर चोन, बिग फोर इसलिए तो लिखवाया था। चोन तो ऐसे ही याद रखना चाहिए। नाइट्रोजन कितना? 3.3%। उसके बाद कैल्शियम कितना? 1%। उसके बाद कितना? 0.3%। उसके बाद सोडियम कितना? 0.3। तो सोडियम से हाँ, अच्छा 0.2, हाँ सोडियम सल्फर हो गया ना 0.3, हाँ सोडियम 0.2। उसके बाद कितना? 0.1। खत्म। सिलिकॉन तो नेग्लिजिबल। अब बताओ, अब कोई मुश्किल है? कौन बताएगा? पीछे से लड़की खड़ी हो जा, हाँ खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, हाँ बताओ बेटा। सबसे अबंडेंट ह्यूमन में, उसके बाद मत देखो, मत अपने, मुझे मत देखो, बोर्ड पे देखो। मेरा शकल ऐसा नहीं कि मुझे देखना चाहिए, ये मेरा शकल बहुत खराब है, लेकिन इधर देख के बोलो। हाँ बोलो। सबसे अबंडेंट ऑक्सीजन, सेकेंड, तीसरा वहाँ, फिर से वहां देखे तो फिर क्या फायदा? तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन। बिग फोर चोन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। लेकिन कार्बन नहीं पहला, सबसे पहले है ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा कैल्शियम, छठा, सातवां और आठवां खत्म, खत्म, खत्म। और नौवां सिलिकॉन। बच जा। अब कौन बताएगा अपने से खड़ा हो? हाँ पीछे से चेकदार शॉट, खड़े हो जा। पीछे वाला, पीछे वाला, हाँ अकेले सिंगल बॉय, हाँ सिंगल। अरे आप नहीं, आप सब नहीं, आप बैठो, आप ही बैठो, आप ही बैठो, वो पीछे। हाँ हाँ बोलो। ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो मत, बोलो। मोस्ट अबंडेंट भैंस के आगे, और भैंस बताया उसको क्या कहते हैं? जुगाली करना, पगुराना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिमिनेशन। क्या कहते हैं? रिमिनेशन। हम लोग के बिहार में क्या बोलते हैं? पागुर करना। और हिंदी में क्या बोलते हैं? जुगाली करना। तो भैंस के आगे बीन बजाओगे तो भैंस ऐसे ऐसे थोड़े करेगी। हाँ बोलो। अब देखो, अब भैंस से इंसान बन रहा है। हाँ गुड, वेरी गुड, हाँ बता, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेस्ट। और बहुत अच्छे। सल्फर के बाद मैग्नीशियम या कुछ और? सोडियम। और उसके बाद मैग्नीशियम, और फिर सिलिकॉन। अब इसी तरह से है, बजा है, खड़ी हो जाओ। तुमसे कभी नहीं पूछा,
3 in 1, वो समझ गए हमको क्या है। हमको नाम हम याद नहीं रहता बच्चों का। हाँ, तुम्हारा नाम 3 in 1 रख देते हैं, तुमको मालूम है क्यों? हाँ बताओ। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सेकेंड मोस्ट सिलिकॉन, थर्ड मोस्ट ये मुश्किल है, थोड़ा इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन ह्यूमन में आसान है। फिर भी अर्थ क्रस्ट में लिटिल बिट डिफिकल्ट है। तो मोस्ट अबंडेंट कौन है अर्थ क्रस्ट में भी? सेकेंड मोस्ट क्या है? इन दोनों, तीसरा और चौथा? देखो अर्थ क्रस्ट में थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि देखो इसमें आपको थोड़ा क्लोजर आपको देता भेजा, क्लोजर देता याद करना हो। देखो आपको लीस्ट एबंडेंट तो पहले ये याद रखना है, नाइट्रोजन तो दिमाग में लाना ही नहीं है। जैसे इसमें सिलिकॉन नहीं लाना है, इसमें नाइट्रोजन नहीं लाना। मोस्ट एबंडेंट क्या है? ऑक्सीजन। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट सिलिकॉन। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब यार ध्यान सुनो, हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है। अब आपको सोचना है, देखो सोच के ऐसे रटोगे तो नहीं याद होगा। सोचो कि यार ये दोनों, उसके बाद यार तो सब यार पास पास है 2.1। अब इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। 18, 9, 65, 3.3, उसका 0302, 1.501। तो इसमें आसानी से हो जा रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो अब आपको पहला तो दो तो हो गया, अब उसके बाद याद करना है कि यार सल्फर और कार्बन तो बराबर है, सल्फर और कार्बन तो बराबर है, और वो क्या है 0.03। अब सल्फर और कार्बन से कोई और कम है तो हाइड्रोजन। सल्फर और कार्बन से कौन कम है? नहीं सॉरी, वो ज्यादा है ना, हाइड्रोजन ज्यादा है। तो सल्फर और कार्बन क्या है? लीस्ट एबंडेंट। लीस्ट एबंडेंट अर्थ क्रस्ट में क्या है? सल्फर एंड कार्बन। कोई और उससे भी कम नाइट्रोजन तो एब्सेंट ही है, ऑलमोस्ट एब्सेंट ही है। तो आपको क्या याद करना होगा? देखो आप नंबरिंग अगर इसको करो तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 नहीं, हाँ नंबर 4 ये, नंबर 5 और नंबर 6 कौन सा, और नंबर 7, नंबर 7। तो देखो अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, देखो वेरीफाई करना। सबसे ज़्यादा कौन सा बोलो? ऑक्सीजन। दूसरा, तीसरा कितना परसेंट? 3.6%। उसके बाद मैग्नीशियम की सोडियम कितना परसेंट? 2.2, थोड़ा धीरे 2.8%। सोडियम के बाद कितना? 2.8 एंड 2.1। उसके बाद हाइड्रोजन कितना? 0.14। और उसके बाद सल्फर और कार्बन 0.03। तो एक बार और बोलो, अब बिना देखे बोलो। सुनो तुम लोग बोलोगे, अब ईमानदारी से देखना मत, अब तुम लोग भी मत देखना। बोलो सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम या मैग्नीशियम? तो उसके बाद सल्फर एंड, अब परसेंटेज बोलो प्लीज, बिना देखे बोलना। अरे रुको यार, 27 पॉइंट। ऐसे घर पे याद करोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी, याद नहीं होगा। अब जाके आज घर पे याद करना, देखना आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, सारा याद हो जाएगा। अभी याद होगा, लेकिन घर पे जाके एक बार रात में सोने से पहले मान लो मोबाइल देखते हो तो आज मोबाइल मत देखना, आज रिकॉल करना कि क्या क्या परसेंट है, और देखना फिर नीट तक भूलोगे नहीं। आज मोबाइल मत देखना, तुम लोग को अपने अम्मा अब्बा की कसम रात में। मोबाइल मत देखना।
चलो करो, चलो इसको कर लो तब जाना, पहले कर लो इसको। what is amino acid? Substituted methane. What is this? It is substituted methane. ये क्या है? ये है मीथेन, and it is the amino acid. It is the substituted methane. बस इतना कर लो, उसके बाद चले जाना, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटेड में नेक्स्ट क्लास में अमाइनो एसिड पढ़ेंगे। देखो सुनो, तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में थोड़ा सा ये बताओ, तुम लोग को एसिड बेस कंसेप्ट मालूम है? तो कौन कौन से एसिड बेस कंसेप्ट होते हैं? 3 होते हैं, आर्नियस, ब्रोंस्टेड लोरी एंड तीसरा लुईस। तीनों का कंसेप्ट मालूम है? तो तीनों का कंसेप्ट थोड़ा पढ़ के आना। बाकी मैं थोड़ा बहुत मुझे जो आता है हल्का फुल्का समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम लोग पढ़ के आना। आर्नियस, दूसरा लुईस बेस, और तीसरा कौन सा है? ब्रोंस्टेड लोरी। तीनों कंसेप्ट पढ़ के आना, ठीक है ना। फिर अमाइनो एसिड को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो।